नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास को अपन बेहतरीन करते हैं और आज अपना भारतीय इतिहास पाठ संख्या 3 रहने वाला है और जिसमें अपन जो है मेरे दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में लगभग जो है बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, परीक्षा उपयोगी ये क्लास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी ये, है ना। तो यहाँ से इस साम्राज्य से एक क्वेश्चन भी बनने के पूरे चांसेज है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के ही स्टार्ट करें ना आज की क्लास को। बिल्कुल आ जाइएगा सभी और हो सके तो शेयर वगैरह कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न और कल का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हेरोडोटस को माना जाता है मेरे दोस्तों इतिहास का जनक माना जाता है, या फिर भूगोल का जनक, या फिर राजनीति शास्त्र का जनक, या फिर दर्शन शास्त्र का जनक। तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। इसमें जिन भी भाई बहनों ने ए ऑप्शन बताया था उन सभी का राइट था कि सर हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही आंसर था। चलिए, और यहाँ पर ये प्रश्न नंबर 52 आपसे पूछा क्या जा रहा, जरा ध्यान देना दोस्तों। देखिएगा, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक जो था वो उत्तरदायी था, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिंदुसार नहीं था, अजातशत्रु भी नहीं था, बिंबिसार था। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम जो शासक था वो उत्तरदायी था, तो बिंबिसार था मेरे दोस्तों। और बिंबिसार जो है ना, ये जो मगध की गद्दी पर बैठा ना, 544 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा था, ठीक है। और इसने राजगृह का निर्माण करके जो है अपनी राजधानी भी बनाया, राजगृह को, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? इसी के पुत्र अजातशत्रु ने की थी इसने, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि यहाँ पे सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, जरा ध्यान दे देना मेरे दोस्तों। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया, आज तक नहीं किया था। और वहाँ पर जिस राज्य ने हाथियों का उपयोग किया युद्ध में, वो कौन सा युद्ध था, या फिर वो कौन सी राजवंश था, या फिर मान लीजिए कौन सा जो है वो राज्य था, ये आपको बताना है। तो हाथियों का इस्तेमाल करने वाला जो था कौशल नहीं था, चंपा नहीं था, अवंती नहीं था, मगध ही था भाई साहब। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप सबका, ठीक है। और इन्होंने हाथियों का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मगध राज्य में जो जंगल थे ना, जंगलों में पर्याप्त रूप में, मतलब कि जितने चाहिए थे उतने रूप में, मतलब वहाँ पर इस संख्या में जो है वहाँ पर पाए जाते थे हाथी, तो उनका प्रयोग इन्होंने किया और थोड़ा सा दिमाग लगाया, है ना। चलिए, तो बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा जो थी वो कौन सी थी? प्राचीन काल में जो स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो प्रयुक्त भाषा होती थी वो कौन सी भाषा प्रयुक्त हुआ करती थी? तो प्यारे दोस्तों, संस्कृत होगा, या पाली होगा, ब्राह्मी होगा, या फिर खरोष्टी होगा। तो अधिकतर जो भी प्रयोग में ली जाती थी ना, अधिकतर रूप से संस्कृत को प्रयोग में लिया जाता था। किसको? संस्कृत को प्रयोग में लिया जाता था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको लॉक कर दीजिएगा। और दोस्तों, सर्वाधिक जो गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक प्रवचन दिए ना अपने, वो दिए थे पाली भाषा में सर्वाधिक, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, अलेक्जेंडर कहा गया है सिकंदर को। सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी, कौन सी? हाइडेस्पोज की, या फिर झेलम में, या फिर ए और बे दोनों, या फिर तराइन में। मेरे दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर अगर अपन बात करें ना, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूं मेरे दोस्तों, जानकारी के अनुसार ध्यान रखें कि जो यूनान में ना, यूनान भाषा में झेलम नदी को ही हाइडेस्पेस कहा गया है। हाइडेस्पेस कौन सी नदी को? झेलम नदी को यूनानी भाषा में हाइडेस्पेस कहा गया। तो राइट आंसर अपना दोनों हो जाएगा, ए और बी, ठीक है ना। तो इसके किनारे जो है युद्ध होता है मेरे दोस्तों, इस नदी के किनारे युद्ध होता है, ठीक है। और इस नदी के किनारे युद्ध होता है तो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई होती है। पोरस इसमें उनके हार जाता है, और लेकिन सिकंदर जो है प्रभावित होकर इससे जो है मित्रता कर लेता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, हाइडेस्पेस में और झेलम में, ठीक है। चलो सब आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न, किसके सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? बता दीजिएगा राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है भाई। किसकी सेना ने ग्रीक शासक जो था सिकंदर अलेक्जेंडर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो अभी बात कर लिया भाई साहब, क्या बात करें ना। बिल्कुल राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। अभी तो बात की है पिछले क्वेश्चन में, पोरस हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है मेरे दोस्तों? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम आपको बताना है। सूक्ति संग्रह है, मूसा संहिता है, त्रिपिटक है, जैन अवेस्ता है। देखिएगा, यहूदियों के धार्मिक पाठ का जो नाम है ना मेरे दोस्तों, वो है मूसा संहिता। क्या है? मूसा संहिता। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और ये त्रिपिटक जो है ना, ये किसका है? बोले सर ये बौद्ध धर्म का है। बोले सर ये जैन अवेस्ता ये किसका है? तो प्यारे दोस्तों ये पारसियों का है। तो अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना मेरे दोस्तों। राइट आंसर आप सबका हो जाएगा ये बी ऑप्शन, ठीक है। और अगला प्रश्न है, महाभाष्य किसने लिखा था? ये बता दीजिएगा। महाभाष्य नामक एक ग्रंथ लिखा गया था मेरे दोस्तों, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? गार्गी के द्वारा। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में मेरे दोस्तों संवाद हुआ था। ये तो आप सबको कल की क्लास में बात कही थी, ठीक है। मनु ने लिखा या बाण ने लिखा या फिर पतंजलि ने लिखा? राइट आंसर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, पतंजलि ने लिखा मेरे दोस्तों। और इसमें जो है ना मौर्य काल का उल्लेख भी है। क्या? मौर्य शासकों ने जो आर्थिक संकट से उबरने के लिए मतलब देवी देवताओं को की प्रतिमाएं जो बनवा कर बिकवाई थी ना, वो सारा का सारा जो है ना मैटर इसमें है महाभाष्य में। तो ये इसके लिए इम्पोर्टेंट बन जाती क्वेश्चन पुस्तक है ना। चलो, यूनानियों को भारत से बाहर निकाला किसने निकाला था? ये बता दीजिएगा आप। तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, या अशोक ने, या फिर बिंदुसार ने? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था मेरे दोस्तों? 305 ईसा पूर्व की बात है। अब तो बता दीजिएगा राइट आंसर। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक जो था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध होता है मेरे दोस्तों। और इस युद्ध के उपरांत जो संधि होती है, ठीक है, और संधि में सेल्यूकस ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री के विवाह में दहेज के रूप में मतलब कि जो है ना जो एरिया जो था ना, वो अराकोसिया है, जेड्रेसिक्स है, और एक और था जिसका नाम था पेरी एमी सदाई था, ऐसा कुछ था, पेरी एमी सदाई, ठीक है। ये एरिया मांगा था इन्होंने, क्षेत्रों को दिया था, मतलब कि किसने वो दिया था? सेल्यूकस ने, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह तो आप सबको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था, ठीक है। तो उसके दहेज में ये 3 राज्य उनको दिए थे। चलिए तो प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पे गुजारे? बता दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपने अंतिम दिन गुजारे थे ना, वो कहाँ पर गुजारे? काशी में, या पाटलिपुत्र, या उज्जैन, या फिर श्रवणबेलगोला? तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल आसान है। जबकि अपन बात करें कि श्रवणबेलगोला कहाँ पर है? कर्नाटक के मैसूर में है मेरे दोस्तों। कहाँ पर है? कर्नाटक के मैसूर में है। और श्रवणबेलगोला राइट आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहीं पर गुजारे थे। तो डी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर। और इन्होंने यहीं पर जो है भद्रबाहु से शिक्षा ग्रहण की थी मेरे दोस्तों, दीक्षा ली थी। और इन्होंने अंतिम दिनों में ये वहाँ उस क्या कहे जैन धर्म में शामिल हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 61 आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान देना। तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था वो कौन था? बता दीजिएगा आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र जो था ना वो कौन था? बिंदुसार था, या चंद्रगुप्त द्वितीय था, या अशोक था, या फिर बिंबिसार था? चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था ना वो था बिंदुसार, है ना, जिसे अपन कहते हैं अमित्र घात। क्या कहते हैं? अमित्र घात मेरे दोस्तों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यूनान इतिहासकारों ने इन्हें क्या कहा था? अमित्रोच्छेटस कहा था इन्होंने। किसने? यूनानियों ने इन्हें कहा था। तो प्यारे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, इसे अमित्रघात और अमित्रोच्छेटस कहा गया है, ठीक है। चलो सर अगला प्रश्न, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बता दीजिएगा राइट आंसर। बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी उज्जैनी में थी, या पुष्पकलावती में थी, या फिर तक्षशिला में थी, या फिर राजगृह में थी? तो बोले सर राइट आंसर यहाँ पर तो बहुत आसान है, सी ऑप्शन तक्षशिला में हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों आपको अभी अभी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी और उसके पुत्र हुए थे बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, ठीक है। और उसने अशोक को कुमारा मात्य बनाकर
वहाँ का विद्रोह दबाने के लिए भेजा था, आपको याद हो तो, है ना। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। राइट आंसर आप सबका हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, ध्यान देना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था। देखिएगा, निम्न में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवा नाम प्रियदर्शी था। अब इससे आसान और क्या होगा बता दीजिएगा, इससे आसान और क्या होगा बता दीजिएगा। राइट आंसर मेरे दोस्तों बहुत अच्छा है। कल के मॉडल पेपर, परसों के मॉडल पेपर में संडे वाले मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको आज मिलेगा उसका, है ना। तो भगवान महावीर को नहीं कहा गया, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं कहा गया, गौतम बुद्ध को भी नहीं, मौर्य राजा अशोक को कहा गया मेरे दोस्तों। क्या? देवा नाम प्रियदर्शी, ठीक है। और अशोक के अभिलेखों में इन्हें तो और भी कई नाम पुकारे गए, वानामुप्रिय, वानामुप्रिय भी जो शिलालेख हमें मिलते हैं ना उसमें, अभिलेखों में वानामुप्रिय भी इन्हें कहा गया, ठीक है। और दोस्तों इन्हें देवानामु प्रियदर्शी भी, देवानामु प्रियदर्शी भी कहा गया, मतलब कि राजा भी इन्हें उस अभिलेख में कहा गया, ठीक है। आदि उपाधियां इन्हें दी गई है। और पुराणों में तो इन्हें अशोक वर्धन कहा गया है, अशोक वर्धन कहा गया है पुराणों में। तो मतलब एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे, इसीलिए इनका नाम इतना प्रचलित हुआ। निम्न में से 64 देखिएगा, निम्न में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है हमें, मतलब ए ऑप्शन में है अशोक के इस बारे में शिलालेख से मिलती जो जानकारी, जीवन व्रत दे रखा है ए ऑप्शन में। बी ऑप्शन में आंतरिक नीति, सी ऑप्शन में विदेश नीति। और यहाँ पर डी ऑप्शन वाला बोल रहा है कि सारे विकल्प सही है, तो बिल्कुल सारे विकल्प जो है सही है। तो अशोक के शिलालेख से हमें जीवन व्रत की जानकारी मिलती है, आंतरिक नीति भी मिलती है और विदेश नीति, तो सभी की जानकारी हमें वहाँ पर मिल जाती है। भैया आगे बढ़ते हैं, नंबर 65 आपकी स्क्रीन पे। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया, ये बता दीजिएगा। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो राइट आंसर मेरे दोस्तों हो जाएगा रॉक एडिक्ट, हो जाएगा रॉक एडिक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर अगर बात करें 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं हमें, ठीक है। और कलिंग युद्ध की बात करें तो ये कलिंग युद्ध हुआ था मेरे दोस्तों 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और इसकी बात करें तो इसमें अशोक ने जो है माना जाता है कि अशोक ने बहुत सारी, इसमें लाखों से भी ऊपर मौतें की थी, और उसके बाद इन्होंने जो है ये युद्ध करना ही छोड़ दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत जो था वो कौन था बता दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी जो राजदूत था वो कौन था, ये बता दीजिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौटिल्य था, सेल्यूकस निकेटर था, मैक्सनीस था, या फिर जस्टिन था। तो मेरे दोस्तों कितना आसान सा क्वेश्चन है। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। ये किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेरे दोस्तों। इसने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, इंडिका इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी, और इंडिका में इन्होंने मौर्य समाज, मौर्य युगीन समाज और प्रशासन के बारे में लिखा था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा था, ठीक है, कि भाई राजा इस प्रकार से रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और उनके जो भी शौक थे, उनका जो भी व्यवहार था वो सारा यहाँ पर वो लिखा करते थे, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? विष्णुगुप्त से, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, या फिर वृत्रथ? तो मेरे दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसान है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपगुप्त, ठीक है। क्या हो जाएगा? उपगुप्त। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनके समय में एक हुए थे, और मतलब कि इनके शासनकाल के चौथे वर्ष में निग्रोथ नामक एक भिक्षु हुए थे। इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था इनको, अशोक को, ठीक है। तो निग्रोथ के द्वारा ये हुए थे, दीक्षित हुए थे, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको। और अगला प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था, ये बता दीजिएगा। मेरे दोस्तों बिंदुसार का जो पुत्र था ना वो कौन था? इनमें से राइट आंसर बताना है आपको। तो बिल्कुल आसान है मेरे दोस्तों। बिंदुसार का जो पुत्र था वो तो अजातशत्रु नहीं था, बिंबिसार भी नहीं था, चंद्रगुप्त नहीं था, अशोक था, ठीक है। कौन सा था? अशोक था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।
और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रसिद्ध गुरु था ना चाणक्य, वो निम्न में से कौन सी किस विद्या केंद्र से संबंधित था। राइट आंसर आपको बताना है। वहाँ का मतलब कि ये चंद्रगुप्त का प्रसिद्ध गुरु जो था चाणक्य था, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। क्या कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है इन्हें। ठीक है, तो दोनों नाम इनके हैं। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तक्षशिला हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको भी आप सब लॉक कर दीजिएगा। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र जो है ना निम्न में से कौन सा था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध जो केंद्र है ना, वो निम्न में से कौन सा केंद्र था। उज्जैन, वल्लभी, नालंदा, तक्षशिला। तो यहाँ पर भी राइट आंसर आप सबका हो जाएगा डी ऑप्शन। यहाँ पर तक्षशिला में मेरे दोस्तों क्या विश्व भर के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। और अगर वर्तमान की बात करें तो ये इस्लामाबाद में रह गया है तक्षशिला। ठीक है, और उस समय मेरे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से ही प्राप्त की थी। और चाणक्य जो था ना, वो उस समय यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना जो की थी ना, वो किसने की थी ये बताना। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। जिस प्रकार से पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई कैसे पूछा जाता है उस प्रकार से। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर अर्थशास्त्र की रचना जो की थी ना, गणानंद नहीं होगा, बिंबिसार नहीं होगा, पुष्यमित्र नहीं होगा, कौटिल्य हो जाएगा। अब कौटिल्य के साथ साथ अगर कौटिल्य ना देकर चाणक्य दे दे तो भी आपको करना वही, और अगर विष्णुगुप्त दे दे तो भी आपको विष्णुगुप्त करना है। ठीक है, अगर ये दोनों ऑप्शन ना दे और विष्णुगुप्त दे तो विष्णुगुप्त करना होगा। अब यहाँ पर ये किससे संबंधित, अगर ऐसा प्रश्न कर लिया जाए तो राजनीति से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है। नाम भले ही इसका अर्थशास्त्रों पर ये है राजनीति से संबंधित, कि मुगल जो मगध साम्राज्य की जो राजनीति थी उससे संबंधित ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नंबर 72। पूछा क्या जा रहा है, जरा ध्यान देना मेरे दोस्तों, कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हमें मिले हैं, खुदे हुए थे। अशोक के शिलालेख जो है ना, वो कौन सी लिपि में खुदे हुए, मगधी में, ब्राह्मी में, पाली में, देवनागरी लिपि में। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बता दीजिएगा। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो राइट आंसर सबका आंसर आना चाहिए ब्राह्मी लिपि में, बी ऑप्शन के साथ जाएगा राइट आंसर, अशोक के शिलालेख। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि जो अशोक के अभिलेखों में जो है ना, एक तो शाहबाजगढ़ी और एक मानसहेरा। देखिए, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों शिलालेख है ना, ये तो खरोष्टी लिपि में लिखी गई, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, और देखिए तक्षशिला और लग्मान जो अभिलेख है ना, और लग्मान अभिलेख, ये दोनों जो है ना, ये अरमेइक लिपि में लिखे गए। किसमें, अरमाइका कह सकते हो आप, अरमेइक भी कह सकते हो, तो अरमेइक लिपि में लिखे गए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो है इस प्रकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। बता दीजिएगा राइट आंसर नंबर 73 का। निम्न में से किसने और कब जो है पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था। 1810 में, 1787 में, 1825 में, 1837 में। तो यहाँ पे राइट आंसर जेम्स प्रिंसिप ने, जो भी भाई बहने डी ऑप्शन बता रहे हैं उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 1837 की बात है। सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने, ये एक विद्वान हुए थे, इन्होंने अशोक के शिलालेख को पढ़ा, जबकि सबसे पहले 1750 ईस्वी में टिफियन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया था। अब खोजने की बात करें तो खोजा था टिफियन थेलर ने, टिफियन थेलर ने खोजा था इसको। बोले सर कब, तो 1750 ईस्वी में इसको खोजा था। चलो सर अगला प्रश्न बताइए। अगला ये है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। कौन से शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है। भारत में शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, अशोक को या फिर कनिष्क को। तो राइट आंसर आप सबका जाएगा मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक हो जाएगा मेरे दोस्तों। राइट आंसर सम्राट अशोक हो जाएगा राइट आंसर। बोले सर ठीक है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था। इनमें से कौन सा तत्व जो था वो धम्म में वर्णित नहीं था। माता पिता का आज्ञा पालन, या फिर दान पुण्य, या फिर भातृभाव, या संघ के प्रति आस्था। क्या हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल डी ऑप्शन, संघ के प्रति आस्था। कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था, ये नहीं था, बाकी सारे के सारे थे। संघ के प्रति आस्था वाला ये नहीं था, ठीक है। और धम्म में और भी बहुत सारे जो है वर्णित थे, जैसे दान पुण्य है, भातृभाव है, माता पिता का जो आज्ञा पालन है, ठीक है, पक्षी प्राणियों की हत्या न करना है, प्राणियों को क्षति न पहुंचाना है, माता पिता की जो सेवा करना और आज्ञा का पालन करना है, अल्प व्यय, अल्प संचय, ये सारे के सारे इसके इसमें वर्णित है। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, राइट आंसर बता दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जो था वो कौन था। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक जो था ना वो कौन था। जिला प्रशासक था, या प्रांतीय प्रशासक था, या ग्राम प्रशासक था, या फिर नगर प्रशासक था। तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर आप सबका हो जाएगा ए ऑप्शन, जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था, ठीक है। और मैग्नीस ने नगर के प्रमुख अधिकारी को क्या बताया था, एस्ट्रोनोमाई, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जो मौर्य वंश में, मौर्य काल में जो मैग्नीस ने जो बताया ना, हमें मैग्नीस ने बताया कि प्रमुख अधिकारी को एस्ट्रोनोमोई कहा गया है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना। और इसके अनुसार जिले का अधिकारी एग्रोनोमोई था। जिले का अधिकारी कौन हुआ करता था, एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई, ठीक है, इसके अनुसार, इसकी भाषा में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मौर्य साम्राज्य आपका हो गया है कंप्लीट, आप समझ गए होंगे। शुरुआत से अपने आज मौर्य वंश के बारे में ही बात की है, और मौर्य वंश के बारे में आपको एक और क्लास देने वाला हूँ जिसमें 80 क्वेश्चन दूंगा, सुपर फास्ट देने वाला हूँ मेरे दोस्तों, आप टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। 80 क्वेश्चन दूंगा, सुपर फास्ट दूंगा, तो बिल्कुल आपके 80 क्या 100 या 110 क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। तो शुंग हो जाएगा राइट आंसर। और शुंग ये कौन थे, ये ब्राह्मण ही थे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अंतिम मौर्य जो सम्राट हुए थे, क्या नाम था, वृद्धरथ, और वृद्धरथ की हत्या करके पुष्यमित्र मित्र जो था वो शुंग था, और उसने 184 ईसा पूर्व में जो है शुंग वंश की यहाँ पर स्थापना कर ली थी। तो बी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा राइट आंसर, बोले सर हो तो जाएगा। ये लो बता दीजिएगा राइट आंसर। मौर्य वंश का अंतिम जो शासक था ना वो कौन था, बता दीजिएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था ना वो कौन था मेरे दोस्तों, कुणाल नहीं था, संप्रति भी नहीं था, सुसीम भी नहीं था, वृद्धरथ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक जैसे पुष्यमित्र शुंग ने हराकर जो है 184 ईसा पूर्व में हराकर जो है शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान है, वैसे मैं बता चुका हूँ। नंबर 79 आपकी स्क्रीन पे पूछा क्या जा रहा, जरा ध्यान देना। तो देखिए दोस्तों, मिलिंद पानहो क्या है, मिलिंद पानहो क्या है, ये देखिएगा। बौद्ध स्थल है, बुद्ध का एक नाम है, कला का बौद्ध नाम है, या फिर बौद्ध पाठ है। तो यहाँ पर ये मिलिंद पानहो जो है ना, ये एक प्रकार का बौद्ध का पाठ है मेरे दोस्तों, ठीक है। या फिर आप इसे कह सकते हो कि भी बौद्ध का ग्रंथ है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, चरक किसके राज चिकित्सक थे। देखिए दोस्तों, जिन्हें चिकित्सा का जनक कहा जाता है, कहा जाता है ना, चिकित्सा का जनक इन्हें कहा जाता है, चरक को कहा जाता है मेरे दोस्तों, बिल्कुल। तो इन्होंने जो है मेरे दोस्तों चरक संहिता लिखी थी, चरक संहिता लिखी थी, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और इन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर मतलब समान अधिकार था, मतलब कि हर प्रकार की चिकित्सा विधा पर, ठीक है। तो इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ की बात करें तो चरक संहिता लिखी थी। तो राइट आंसर आप सबका हो जाएगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे, हमें ये पता होना चाहिए, कनिष्क के थे मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन के साथ जाएगा, लॉक हो जाएगा डी ऑप्शन के साथ, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन को लॉक कर दीजिएगा। दोस्तों 24 मिनट हुए अपने और 30 क्वेश्चन पढ़े, और
उम्मीद करूंगा आप सभी लास्ट तक बने रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार अपना स्नेह और विश्वास, लाड प्यार बनाए रखें। मैंने आपको बताया कि अपन जो है ना ये इतिहास अपने शुरू किया है ना, तो संविधान तक अपन पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, अगर आपका साथ रहा तो। नहीं तो मैं बीच में सेंस कर ही सकता हूँ अगर साथ नहीं रहा तो। क्योंकि देखिए ज़्यादा आप वॉच करेंगे तभी मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग क्लास को कंप्लीट देखते हैं और बड़ी ध्यानपूर्वक और बड़ी शिद्दत के साथ देखते हैं। और काफ़ी भाई बहने 1-2 मिनट देखते हैं और वो क्लास को देखते नहीं, तो भाई क्लिक ही क्यों करते हो आप लोग? आप नहीं देख सकते तो क्लिक करो, तो क्लास को कंप्लीट देखा करो। फिर जो है हो सकता है कि आपने 15 क्वेश्चन तक देखे और अगले 15 क्वेश्चन जो है ना उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन बन गया तो फिर क्या होगा? फिर उस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, बस यही है, बाकी तो क्या कर सकते हैं ना। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर जो है आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है। बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना। मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट है, लेकिन ज़रूरी भी है मेरे दोस्त, ज़रूरी भी है। देखिए केवल आसान पढ़ने से हमें कोई महारत हासिल नहीं होगी, महारत हासिल होगी तो कठिन कार्य करने से होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 81 का राइट आंसर बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है, जल्दी से दे दीजिएगा। देखते हैं कौन क्या सही बताता है ना। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहे। और अगर पहली बार हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल प्रेस भी दबा दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।